अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमें ज्वाइन किया मिस्टर उसामा ताहिर ने। ये क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एक साल आर्टिकल्स खत्म होने से पहले इन्होंने क्वालिफाई कर लिया। बिग फोर में अपने ये आर्टिकल्स नहीं कर पा रहे। आज डिटेल में हम बात करने वाले हैं इनकी जर्नी के ऊपर भी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बिग फोर और बाकी फर्म्स को लेके स्टूडेंट्स बड़े तजब्जुब का शिकार होते हैं। टाइम वेस्टेज होता है, तो जो इनका एक्सपीरियंस रहा है, तो आज इसमें डिटेल में हम बात करेंगे। उसामा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आप सुनाए, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, बता भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी ब्रीफ जर्नी जानना चाहूंगा कि आप सीए में कैसे आए। फिर हम अपने टॉपिक पे मूव करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ना तो मेरा सीए में कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है। मेरा बेसिकली बैकग्राउंड था प्री मेडिकल। बट अनफॉर्चुनेटली मैं सिक्योर नहीं कर सका, क्योंकि एज यू नो कि वो एक मेरिट का सिस्टम होता है ना एमबीबीएस में, कि वो एक प्लेसमेंट होती है। वो क्योंकि हम एमबीबीएस में मेरा नहीं सिक्योर हो सका, फिर आफ्टर दैट मैंने आई जॉइन सीए, क्योंकि इसके अलावा मेडिकल फील्ड में था कोई नहीं ऐसा, कोई इतनी अट्रैक्टिव फील्ड। सो इसके बाद फिर अट्रैक्टिव फील्ड, तो जो लोगों ने मुझे रेकमेंड की, जो लोगों से मैंने गॉसिप की, जो सीनियर से जिन्होंने रेकमेंड किया, फिर उन्होंने मुझे सीए रेकमेंड किया, तो डेफिनेटली सीए ज्वाइन किया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव क्वालिफाइड। ऑल राइट, अच्छा ये बताइएगा कि आपने एएफसी एंड कैफ के सारे पेपर जिस तरह के पहले अटेम्प्ट में पास किए। हम अपनी इस बात को जरा शॉर्ट करते हैं और ये बताइएगा कि आपने फिर फर्म की तरफ जाना था। राइट आफ्टर रिजल्ट आपको कितना टाइम लगा फर्म ढूंढते हुए? ये एक्सपीरियंस बताइएगा। बिग फोर में अप्लाई किया, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, फिजिकली, ये ड्यूरेशन किस तरह से रहा? आपके माइंड में क्या बातें चल रही थी और किस तरह से आपने फर्म को अप्रोच किया? जी, एक्चुअली मेरा रिजल्ट आया था 12 नवंबर को, आई कैन रिमेम्बर। और मेरी रिजल्ट से और मेरी ज्वाइनिंग में ऑलमोस्ट 3 मंथ का गैप है, मेरी फर्म ज्वाइनिंग में। और ये किस वजह से था? एक ये थी विश थी कि मैंने ना, एक तो सिर्फ बिग फोर में मैंने अपनी सीवीज दी थी। इसके अलावा मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया, तो और मुझे ये था कि मेरी क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है और मुझे कहीं ना कहीं तो मुझे प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो इस वजह से एक मेरा इशू हुआ। उसके बाद एक और इशू ये चल रहे थे एट दैट टाइम के ना, अगर स्पेशली मैं फैसलाबाद से, मोस्टली फर्म अदर देन फैसलाबाद ही हैं जो अट्रैक्टिव जो फर्म है, जो कंसीडर किए जाते हैं, डेफिनेटली दे आर। तो उसलिए मुझे अक्सर लाहौर जाना पड़ता था। एक अल्टरनेट डे पे, एक एक आफ्टर अ डे और 2 डेज आफ्टर मुझे लाहौर विजिट करना पड़ता था, क्योंकि मोस्टली ये सिनेरियो तब चल रहा था कि आपको सीवीज फिजिकली ड्रॉप करनी है, कोई ईमेल सिस्टम नहीं है, कोई आप व्हाट्सएप कर दें या ऑनलाइन जैसे एज यूजुअल वे है। तो वो नहीं था, उस वजह से मेरे काफी टाइम मेरा आप कह सकते हैं वेस्ट हुआ है। तो एक ये इशू था। फिर उसके बाद जब मैंने डिसाइड कर लिया, अगर मैं ऐसा करता रहा फिर तो मेरी फिर क्वालिफिकेशन तो मैं परस्यू कर ही नहीं पाऊंगा, अगर मेरे से आर्टिकल ही अभी स्टार्ट नहीं हो रहे। तो फिर इसलिए उसके बाद मैंने, क्योंकि मैं क्या, अगर ऐसे नहीं है तो फिर डेफिनेटली अल्लाह ताला ने कोई जरिया सोचा होगा। फिर मैं क्या, अपना शहर है वो, इससे बढ़ के क्या है? एक घर का चाम है, वो तो दूसरे शहर में मिल ही नहीं सकता। फिर मैंने फैसलाबाद में फर्म में अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर आज मैं आरएसए में एज अ सीनियर बैठा हुआ हूँ, आर्टिकल्स कह रहा हूँ। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि फैसलाबाद में अपने आपने अपने आर्टिकल स्टार्ट किए, एक तो अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताइएगा और दूसरा ये भी बताएं कि आपके माइंड में ये भी होता है कि भाई लाहौर में तो कॉलेजेस हैं सीए फाइनल को लेके, फैसलाबाद में उस तरह से फैसिलिटीज नहीं है। तो आपकी ये भी बातें माइंड में होंगी, आपके जो दोस्त हैं वो बिग फोर में होंगे, दूसरे सिटीज में। तो आपने इन बातों को किस तरह से टैकल किया? ये डिसीजन इतना आसान नहीं था। डेफिनेटली ये डिसीजन आसान नहीं था, क्योंकि एक विश थी ना कि एक मैं बिग फोर में कहीं ना कहीं मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी, फर्स्ट अटेम्प्ट है, बट नहीं हो सका। तो दैट डजंट मीन कि गिव अप कर दें और फिर टाइम 6 मंथ वेस्ट करके दोबारा इंडक्शन कब ओपन होगी और कब माइट भी, क्योंकि आप जैसे जैसे इंडक्शन डिले होती जाती है आपका एफटीएस होल्ड होता जाता है, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन वो कम होती जाती है विद पैसेज ऑफ टाइम। तो उसके बाद डेफिनेटली था फैक्टर कि ना, कुछ दोस्त थे जो बिग फोर में हो गए डेफिनेटली मेरे साथ ही, वो भी फर्स्ट टाइम में किया क्वालिफाई उन्होंने ना। तो एक था, बट इवेंचुअली कहते हैं ना कि वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए, कि अगर यानी प्लान बी के लिए आपको रेडी रहना चाहिए, अगर प्लान ए सक्सेसफुल नहीं है तो प्लान बी को तो परस्यू करना चाहिए ना। तो फिर एज एन अल्टरनेटिव मैंने आरएसएम में अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग होगी, और वो भी इतनी स्मूथली नहीं हुई, क्योंकि माशाल्लाह आपको पता है सप्लाई बहुत है आजकल मार्केट में, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है मार्केट में। अब हर पर्सन तो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है, कैफ तो पास हो रहा है सबका। तो उसकी वजह से फिर मैंने आरएसएम में एज ए टैक्स डिपार्टमेंट मैंने ज्वाइन किया है। तो एक ये डिप्रेशन का फैक्टर था, बट क्या कर सकते हैं अब, नहीं हुआ तो दैट डजंट मीन के गिव अप कर दें।
उसामा, ये तो आपने अपनी जर्नी के बारे में बता दिया। ये बताएं कि जिस तरह अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि राइट आफ्टर कैफ बिग फोर के वेट में एक बार नहीं हुआ, 6 महीने वेट कर लेते हैं, चलें जी अब अगली बार आएगा तो हम अप्लाई कर देंगे तो हमारा बिग फोर में हो जाएगा, इसके अलावा तो हमें अपना अपना आर्टिकल स्टार्ट ही नहीं करने। तो आप इस अप्रोच को किस तरह से देखोगे अगर हम स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को देखें, ऑन दी अदर हैंड फर्म्स की कैपेसिटी को देखें, ए कैटेगरीज की फर्म है, बी कैटेगरीज की हैं, डिफरेंट सिटीज में फर्म्स है, तो अभी आप इसको किस तरह से देखोगे? क्या ये स्टूडेंट्स की अप्रोच ठीक है या इसको चेंज करने की जरूरत है? डेफिनेटली स्टूडेंट को ये अप्रोच चेंज करने की जरूरत है ना। आप ये देखें ना कि नंबर ऑफ कैफ जो हर अटेम्प्ट में हर 6 मंथ बाद पास हो रहे हैं, और नंबर ऑफ कैपेसिटी जो बिग फोर में, चला बिग फोर की कंपैरिजन में रख लें, बिग फोर हर किसी को तो नहीं ना अकोमोडेट करेगा। डेफिनेटली वो कुछ ही पर्सन वो अपने हायर कर सकता है जितनी उनकी कैपेसिटी है। इनकेस वो रख भी ले, फिर उन्हें स्टाइपेंड आपको कहाँ से देना है, या उनके पास इतने क्लाइंट्स नहीं है, वो आपको कहाँ पे वो एडजस्ट करेंगे। तो ये इशू है। डेफिनेटली हर फर्म है, डेफिनेटली हर फर्म में ऑडिट है, टैक्स है, आपको लर्निंग चाहिए आपको। तो वो तो आगे तो फ्यूचर में जो टैग है वो तो फ्यूचर ओरिएंटेड। आप प्रेजेंट डे पे बैठ के फ्यूचर ओरिएंटेड तो नहीं ना आप जज करेंगे, फ्यूचर में पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा, हमने बिग फोर में आर्टिकल नहीं किए। तो ऐसा तो नहीं है। बड़े बड़े लोग सक्सेसफुल हैं जो नॉन बिग फोर से उन्होंने आर्टिकल्स किए हैं, दे आर क्वालिफाइड अल्हम्दुलिल्लाह, दे आर अर्निंग सफिशिएंट इनकम। तो डेफिनेटली मेंटेलिटी चेंज करनी चाहिए बच्चों को अपनी। अच्छा उसामा, ये तो स्टूडेंट्स की तरफ हो गया कि उनको वेट नहीं करना चाहिए, जहां भी अपॉर्चुनिटी मिले उसे अवेयर करें। यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट का क्या रोल हो सकता है कि हम सोशल मीडिया पे देखें तो वहाँ पे बिग फोर के स्टूडेंट्स को ही ज़्यादा बताया जाता है कि इसने इतने टाइम में क्वालिफाई कर लिया और अभी ये यहाँ इस पोजीशन पे है, तो वहाँ पे जो बाकी फर्म्स के हैं उनको भी इंक्लूड करना चाहिए, ताकि वो भी एक मोटिवेशन का जरिया बने और स्टूडेंट्स इसको ना सोचें कि सिर्फ हमने बिग फोर की जाना है। आप इसको किस तरह से देखते हो? डेफिनेटली इसमें इंस्टीट्यूट का एक ना, आई कैन से दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन ऑन पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट, कि वो कह रहे हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बिग फोर से हैं दे आर कॉम्पिटेंट मोर देन दो दो द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया अदर देन बिग फोर से। ये आई थिंक ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म करनी चाहिए आई कैप को, कि इवेंचुअली दे आर, इफ दे आर क्वालिफाइड तो देन देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस। तो ये एक स्टेप है, आई थिंक आई कैप को ये परस्यू करना चाहिए। एंड सेकेंडली, क्योंकि बिग फोर में एक ये है कि ना कुछ बच्चे हैं जो, क्योंकि मोस्टली फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे होते हैं, वो जरा पढ़ने वाले होते हैं, जरा शार्प होते हैं, और वो जल्दी क्वालिफाई कर जाते हैं। ज्यादातर बल्क उनमें है, आई एग्री, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा कि बिग फोर में नहीं है, डेफिनेटली मोस्टली बच्चे वहां से ही क्वालिफाई कर रहे हैं। बट अदर देन बिग फोर भी बच्चे क्वालिफाई कर सकते हैं, जिनके आर्टिकल बिग फोर के अलावा है। तो डेफिनेटली उनके लिए भी एक रूम रखनी चाहिए मार्केट में, कि वो भी आ सकते हैं। डेफिनेटली दे हैव कॉम्पिटेंस इनफ कि वो अपनी वो सर्विसेज पे एक्सेल कर सकते हैं, अपने नॉलेज को वो शेयर कर सकते हैं, और लोगों के लिए वैलिडेशन का सोर्स बन सकते हैं। अच्छा उसामा, मैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि जिस तरह अभी मार्केट में गैप होता है, स्टूडेंट ज्यादा कैप क्वालिफाई कर रहे हैं, इवन एसीसी की भी बात करें, सीएमए की भी बात कर लें, तो उस तरह से फर्म्स में अपॉर्चुनिटीज को देखें तो डिमांड एंड सप्लाई में गैप है। तो ये भी पता है कि स्टूडेंट्स ने खुद ही अपॉर्चुनिटीज को तलाश करना है, तो स्टूडेंट्स के पार्ट पे क्या रोल है कि वो क्या ऐसा काम करें जिससे वो अपने आप की में प्रेफरेंस ला सकें? वेरी फर्स्ट थिंग आई विल ऐड कि स्टूडेंट को ना अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे ना बहुत वर्क करना चाहिए। जितनी ज्यादा उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी ना, आई थिंक ये कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आप इंप्रेशन छोड़ जाओगे अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है। और सेकेंडली टेक्नोलॉजिकल आपको अपने आप को ना करना पड़ेगा थोड़ा सा अडेप्ट के ना, लाइक आपके जैसे आप ऑडिट डिपार्टमेंट में जाए या किसी भी फर्म में जाए, लेट्स सपोज आपका बेसिकली सबसे जो इंटरेक्शन होना है वो आपके प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है। और वो डेफिनेटली अगर आप पे एक्सेल पे है, आपकी स्किल है, एक्सपर्टीज है, वो बहुत जल्दी काम हो जाएगा एज कम्पेयर टू द पर्सन जिसको पता ही नहीं एक्सेल यूज कैसे करते हैं। ये वो एक सॉफ्टवेयर टेक्निक होगी, एक आपकी कम्युनिकेशन हो गई, एक आपकी कहते हैं ना लोगों के साथ आपका बिहेवियर दैट मैटर्स अ लॉट। आप कैसे बिहेव करते हैं, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आपका टेम्परामेंट कैसा है, आपकी पेशेंस लेवल कैसी है, ये बहुत चीजें हैं जो अपेरेंटली अपेरेंटली इन टर्म्स ऑफ ग्रेड दे आर नॉट क्वांटिटेटिव, बट इन टर्म ऑफ अपीयरेंस, अगर आप इनके इंटरव्यू में जाएं या किसी के सामने प्रेजेंट हो, तो ये डेफिनेटली दे ऐड वैल्यू, दे लीव सम मार्क जो कि आपके लिए फ्यूचर फ्रूटफुल प्रूव हो सकते हैं। ऑल राइट। उसामा, थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया, बड़े डिटेल में अपने बारे में बताया, जर्नी के बारे में, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि स्टूडेंट्स को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले
उसे अवेल करें और कुछ स्किल्स पे काम करें ताकि उनको अच्छी आगे अपॉर्चुनिटीज मिल सके। वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू।